जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी एमटीएस का पेपर है या फिर एसएससी में से किसी का भी पेपर है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। एसएससी वही क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, उनमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकारों की चर्चा किस में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा है। तो भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा है। संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान में 22 भाग हैं, उसमें भाग जो 3 है उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की चर्चा है। अब इसमें अनुच्छेद की बात की जाए कि किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार आते हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है ना, इसके तहत मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना क्वेश्चन में ये है कि कौन सा एक मौलिक अधिकार है। चुनाव का अधिकार एक क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार नहीं है। आंसर यहाँ पे होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। अब चलिए, यहाँ पे ये आ ही गया है तो इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये किस आर्टिकल किस अनुच्छेद में है। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में करी गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्या कर सकता है, अपनी याचिका दायर कर सकता है। और इस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करती है इसके तहत। ठीक है, व्यक्ति हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जिसके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। और अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि जो अपना यहाँ पे मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से एक तो अनुच्छेद 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। तो इन अनुच्छेदों में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपके जो है ना एक शिफ्ट में आ ही जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में जो है ना वो क्या कहा गया है, अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता। विधि मतलब होता है कानून, कानून के समक्ष समता का अधिकार, यानी कि कानून के समक्ष सभी क्या है, बराबर हैं। सभी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि किसी व्यक्ति को कम सज़ा दे दी, किसी व्यक्ति को ज़्यादा सज़ा दे दी, ऐसा नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति ने जैसा अपराध किया होगा उसके हिसाब से उसे सज़ा दी जाएगी, चाहे वो व्यक्ति कोई बड़ा मिनिस्टर हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, या फिर छोटा गरीब हो, उसको सज़ा बराबर मिलेगी। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, क्या कहा, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका मतलब ये है कि यदि कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें सभी को समान अवसर की क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत इसमें चर्चा की गई है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत का अंत, तो इस वजह से यहाँ पे अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। किसका, जो उपाधियां होती हैं उसका अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में। अब अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो देश में कहीं भी घूम सकता है, सभा कर सकता है, कहीं भी बस सकता है, इस प्रकार से तो उसमें कई सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली क्या कहलाती है। देखिए, जो उत्तर भारत है, सबसे पहले हम जो देखते हैं मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ। तो देखिए, मेनली इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अपनी हो गई नागर शैली, कौन सी हो गई, नागर शैली। ठीक है, एक आपकी हो गई द्रविड़ शैली, कौन सी, द्रविड़ शैली।
एक नागर शैली होती है और एक होती है द्रविड़ शैली। अब नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो अपने नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि उत्तरी भारत में पाए जाते हैं, जबकि द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो अपने साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर निर्माण की शैली है वो कौन सी है। तो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली का नाम क्या है, तो आप लोग कहेंगे जो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली है वो नागर शैली है। ठीक है, नागर शैली है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपसे नागर शैली में कुछ बने हुए मंदिर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इस शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो उनके आप लोग नाम मैं आपको लिखा रहा हूँ, तो उनको आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नागर शैली के मंदिरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग एक मंदिर याद रख लीजिए, कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो कहाँ पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये नागर शैली में बना हुआ है। उसके बाद आपका लिंगराज मंदिर। कौन सा? लिंगराज मंदिर। ठीक है, लिंगराज जो मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है और ये भी नागर शैली में है। उड़ीसा में 3 मंदिर आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया लिंगराज मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर। दूसरा आपका हो गया जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर। तीसरा आपका हो गया सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, सूर्य मंदिर। तो ये तीनों मंदिर हैं, कहाँ पर स्थित हैं? उड़ीसा में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? उड़ीसा में स्थित हैं। और ये तीनों मंदिर आपके कहाँ पर बने हैं? नागर शैली में बने हुए हैं। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इनके साथ ही साथ एक और मैंने बताया था, कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है और ये भी नागर शैली बना हुआ है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लिंगराज मंदिर है उसका निर्माण किस महाराजा के द्वारा करवाया गया था, किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किसके रूप में जाना जाता है। देखिए अगर मेनली हम बात करें हिमालय के भागों की, उसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल कश्मीर हिमालय, और यहाँ पे इस तरीके से 4 भागों में से बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। हिमाचल हिमालय यहाँ पे गलत है, क्योंकि हिमाचल हिमालय की जगह आप लोग एक नाम लिख लीजिए, असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं। तो अब हम देखते हैं ऊपर से लेकर के, जैसे इधर अपना क्या है, भारत का ये उत्तर पूर्वी एरिया है। ठीक है, यहाँ से अपना हिमालय शुरू होता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हिमालय ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे क्या है अपना जम्मू कश्मीर, यहाँ से हिमालय की शुरुआत और यहाँ पे हिमालय ख़त्म। तो पंजाब हिमालय, सबसे पहला जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय है। ऊपर अपनी सिंध नदी है, कौन सी है? सबसे पहली अपने ऊपर सिंध नदी है, कौन सी है? सिंध नदी। ऊपर अपनी सिंध नदी है और उसके बाद अपने यहाँ पे सतलज नदी है, कौन सी? सतलज। तो सिंध और सतलज के बीच का जो हिमालय है वो आपका पंजाब हिमालय है। सिंध और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंध और सतलज के बीच का हिमालय क्या कहते हैं? सिंध और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद आपकी आती है नीचे सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी जो है ना, सतलज नदी, और इसके बाद आपकी आती है काली नदी। ठीक है, सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है वो क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय, जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब काली नदी आ जाती है, काली नदी और तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता और काली नदी के बीच का जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय कहा जाता है। कौन सा? नेपाल हिमालय। ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। और चौथा आ जाता है आपका असम हिमालय, असम हिमालय। तो असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच के हिमालय को, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। तो ये सब 4 इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक तो आपका पंजाब हिमालय, दूसरा आपका कुमायूं हिमालय, तीसरा आपका नेपाल हिमालय, चौथा आपका असम हिमालय। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे नदियों के नाम लिखे हुए हैं सीक्वेंस में। ऊपर से चलेंगे, यहाँ पे ऊपर पहले सबसे पहले ऊपर के साइड अपनी सिंध नदी, उसके नीचे अपनी सतलज, फिर काली नदी, फिर आपकी आएगी तीस्ता नदी और उसके बाद अपनी ब्रह्मपुत्र नदी आएगी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि तेंदुलकर पद्धति भारत में किसके अनुमान से संबंधित है। जो तेंदुलकर पद्धति है इसका संबंध किससे है, ये गरीबी का जो अनुमान लगाती है उसका मतलब तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी के अनुमान लगाने से। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है, दिवाली के दिन या फिर दशहरा या नवरात्रि या होली। तो दो लोग तो यहाँ पे आंसर गलत, मतलब ये दो चीज़ें तो आंसर गलत है, नवरात्रि और होली। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे आती है दशहरा और दिवाली में। दशहरा का मतलब होता है जब जो राम जी थे उन्होंने रावण की क्या कर दी थी, वध कर दिया था। अब यहाँ पे दशहरा इसका आंसर है। और दिवाली का मतलब क्या है, जब राम जी अपने घर वापस लौटे थे, अयोध्या लौटे थे, तो उस दिवस को क्या मनाते हैं, दिवाली के रूप में मनाया जाता है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न आ चुका है और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है। देखिए अगर बात की जाए मेनली, जैसे आपकी जो केंद्र होता है उसके अंदर क्या होती है, संसद होती है। केंद्र के अंदर संसद होती है और संसद को आपकी दो भागों में बांटा जाता है, लोकसभा और आपकी राज्यसभा। ठीक है, उसी प्रकार से अपना जो राज्य होता है, राज्य के अंदर क्या होती है, विधानमंडल होती है। राज्य के अंदर विधानमंडल होती है और विधानमंडल को भी दो भागों में बांटा जाता है। विधानमंडल जैसे केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होती है। विधानमंडल को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आपकी हो गई कौन सी, विधानसभा, कौन सी, एक विधानसभा हो गई, एक आपकी हो गई विधान परिषद। ठीक है, एक विधानसभा हो गई, एक विधान परिषद हो गई। अब हमें ये बताना है कि विधानसभा और विधान परिषद, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। यहाँ पे विधानमंडल में एक आप देखिए, देखिए जो विधानसभा है वो सभी राज्यों में है, विधानसभा सभी राज्यों में, लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में स्थित है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में स्थित है। उनके अब नाम आपको बताने वाला हूँ, उनको देखिए। वही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य के राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो आंसर यहाँ पे होगा गुजरात। गुजरात क्यों नहीं है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका ऊपर के 3 राज्य जो अपने नॉर्थ इंडिया है वहाँ के 3 राज्य याद रखेंगे। तो अपना यूपी, उसके बाद आपका हो गया बिहार। ठीक है, यूपी बिहार महाराष्ट्र, कौन सा, यूपी बिहार महाराष्ट्र, ये आपके 3 राज्य हो गए। उसके साथ ही साथ 3 राज्य और याद करेंगे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटका। तो यहाँ पे जो 6 राज्य लिखे हैं आपके सामने, इन 6 राज्य में विधान परिषद है और भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। और केंद्र शासित प्रदेशों में आप लोग मुझे बताएंगे कि किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषद है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो अपनी विधान परिषद है वो किन किन केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी यूटी जो है ना, उनमें केंद्र में विधान परिषद पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से फॉर्मूला 1 2022 बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता था। तो फॉर्मूला 1 2022 जो है ना, बहरीन ग्रांड प्रिक्स, इसे किसने जीता है, चार्ल्स लेक्लर्स के द्वारा इसे जीता गया है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे और क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। देखिए अभी वर्तमान में बात करें, मुख्यमंत्री जो है ना पंजाब के, वो भी कौन है, भगवंत मान है। इन्होंने मार्च 2022 में क्या ली थी, शपथ ली थी। शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। कोई किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उस राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन उन राज्यों में से एक है। तो आधी जनसंख्या जो है ना केवल 5 राज्य ऐसे हैं उनमें रहती है, तो उनमें से एक राज्य बताना है। आपका आंसर होगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में रहती है, तो आप लोग लगाएंगे आंसर सबसे ज़्यादा रहती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पे हम नीति आयोग के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनसे संबंधित चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM द्वारा प्रारंभ की गई डिजी बुक का इनमें से क्या नाम है। तो नीति आयोग के द्वारा एक
डीजी बुक प्रारंभ करी गई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इनोवेशन फॉर यू। इनोवेशन फॉर यू यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में, ठीक है। नीति आयोग के बारे में इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी सन 2015 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का जो वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, यानी कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसकी उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसकी पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुमन बेरी इसकी पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है, ठीक है। सुमन बेरी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे इसके सीईओ पूछे जाएंगे। तो इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? सॉरी फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसके अब सीईओ आपसे पूछे जाएंगे। तो सीईओ का नाम क्या है वर्तमान में? सीईओ का नाम है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में सीईओ हैं। अब आपके लिए काम ये है कि जो नीति आयोग है इसका आपको फुल फॉर्म बताना है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का कारण नहीं था? तो असहयोग जो आंदोलन था उसके बंद पड़ने का मतलब जो धीमी गति से हो गया था उसका कारण क्या नहीं था? तो कारण की बात कर लेते। सबसे पहले कारण क्या क्या थे? तो कारण था एक तो वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी कर दी थी, ये भी कारण था। कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर लंबे समय तक आय की अनुपस्थिति ने उन्हें फिर से ज्वाइन होने पर मजबूर कर दिया था, ये भी बात सही है। खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे, ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे कारण नहीं बताना था, तो कौन सा कारण नहीं था? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया था, जिससे आंदोलन मंद पड़ गया था। ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए और नेक्स्ट में आपसे बोला गया है सत्रिया डांस के बारे में। सत्रिया जो डांस है वो कहाँ के मठों द्वारा किया जाता है, कहाँ के मठों में विकसित है? तो सत्रिया नृत्य की बात की जाए, यहाँ पे आंसर इसका लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि असम जो राज्य है वहाँ पे किया जाता है सत्रिया डांस, ठीक है। सत्रिया डांस असम राज्य में किया जाता है। अब हम कुछ राज्यों के इम्पोर्टेंट डांस देखेंगे तो उनको आप लोग जरूर देखेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कई बार बताया और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इनका संबंध है शहनाई वादन से। इनका संबंध किससे है? शहनाई वादन से। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं। क्यों फेमस हैं? क्योंकि इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। उसके बाद यहाँ पे इन्हें चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं, जैसे कि अपना भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, चारों शीर्ष सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। इस वजह से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक संतूर वादक लिखा हुआ है, सितार वादक लिखा हुआ है। इनके कुछ फेमस नाम हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सितार वादन में आप लोग एक तो पंडित रविशंकर देख लीजिए, पंडित रविशंकर, ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादन से। उसके बाद पंडित रविशंकर हो गए उमाशंकर मिश्र का भी संबंध किससे है? सितार वादन से। संतूर वादन में आप लोग कौन कौन से नाम याद रख सकते हैं? तो संतूर वादन में 2 नाम आप लोग याद रखिएगा, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी का संबंध संतूर वादन से है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे और इसमें आपसे बोला गया है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय कहाँ का प्राचीन नाम था? देखिए कलिंग जो तटीय है ना वो उड़ीसा का प्राचीन नाम था। उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो उसे क्या कहा जाता है? कलिंग कहा जाता है। वर्तमान में उड़ीसा इसका नाम हो चुका है, पहले इसका नाम उड़ीसा था और उससे भी पहले इसका नाम क्या था? कलिंग था। अब देखिए अशोक जो है ना, इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था, बहुत ही प्रतापी शासक था, ठीक है।
अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ पे बोला गया है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। तो सन 1765 में जो है ना, मुगल शाह आलम द्वितीय जो था उसके द्वारा बंगाल की दीवानी थी वो किसे दे दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। 1764 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, जो कि एक निर्णायक युद्ध था जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में बंगाल की दीवानी चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलाकृत कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखिए एलोरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है, जिसका नया नाम क्या हो गया है, संभाजी नगर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। वहीं पर एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। उसी में एक शैलकृत कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अमीबा किस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अमीबा जो होता है वो किस प्रक्रिया के माध्यम से, एंडोसाइटोसिस के माध्यम से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर निर्मित है। तो अगर हीराकुंड बांध की हम यहाँ पे चर्चा करें कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है स्थित, तो महानदी पर स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। वहीं आपसे पूछा है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टेहरी बांध। कौन सा है, टेहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी जो नदी है, भागीरथी नदी वहीं पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ, वाणिज्य बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, इन जमा राशियों को क्या कहा जाता है। तो इन जमा राशियों को कहा जाता है आरक्षित निधियाँ। आरक्षित निधियाँ इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1934 का अधिनियम था, तो एक्ट कौन सा था, 1934 का। और इसकी स्थापना कब कर दी गई थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी जो है ना, इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। आरबीआई जो बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन करा दिया गया था। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका साइंस से है और इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, ये क्या है, ये गलत है। क्योंकि विद्युत आवेश जो होता है ना वो एक अदिश राशि होती है। इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक रूप से आवेशित चार्ज जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरीके से चार्ज होते हैं, ऋणात्मक। प्रोटॉन होते हैं उन पे प्लस रूप से चार्ज होते हैं। ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि पंडित राजेंद्र गगनी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो शास्त्रीय नृत्य इनका हो जाएगा कथक इसका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कथक मेनली आपका उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में किया जाता है। ठीक है। मणिपुरी डांस जैसा कि आप लोग नाम से ही दिख रहा है तो मणिपुर में होगा ये। क्षत्रिय डांस आपका असम में किया जाता है, कहाँ पर, असम। ठीक है। उसके बाद उड़ीसी डांस आपका उड़ीसा, जैसा कि इसका नाम है तो उड़ीसा में ही इसे किया जाता है। तो अभी वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तो आपका उड़ीसा हो गया, एक आपका हो गया कथक, एक आपका मणिपुरी, एक आपका हो गया क्षत्रिय। उसके बाद आपका आता है कुचिपुड़ी। कौन सा, कुचिपुड़ी डांस, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी डांस कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। केरल में 2 डांस होते हैं, एक तो मोहिनी अट्टम, एक होता है कथकली। तमिलनाडु में एक होता है भरतनाट्यम।
अब देखिए कथक डांस जो है ना, इससे संबंधित कुछ नाम दिए गए हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखें कि इनमें संबंधित कौन कौन से नाम हैं। एक तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सुतरदेव महाराज और गोपी कृष्णन। शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्तकर्ता 1992। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें शोभना नारायण जो है ना, इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म श्री पुरस्कार मिला है और 1992 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को याद रख सकते हैं, जो महाराज जो वर्ड लगा हुआ है तो आप उससे याद रखेंगे कि कथक डांस में किए हैं। ठीक है, और भी नाम है यहाँ पे, मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी और कुमुदिनी लखिया, काला के प्रसाद और विद्या गौरी अड़कर। ठीक है, इस तरीके से नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपके सामने है मणिपुरी डांस। तो मणिपुरी डांस में एक आप लोग झावेरी सिस्टर का नाम याद रखेंगे, नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और रंजना झावेरी। ये जो है ना मणिपुरी डांस से संबंधित हैं। ठीक है, और भी नाम आपके सामने लिखे हुए हैं तो इनको आप लोग पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। अब देखिए एक नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है, केलूचरण महापात्र। केलूचरण महापात्र का संबंध है उड़ीसी डांस से। किस डांस से? उड़ीसी डांस से इनका संबंध है। इनके बारे में जो जानकारी लिखी हुई है, सबसे पहले यहाँ पे पद्म श्री पुरस्कार इन्हें 1974 में, पद्म भूषण 1988 में और पद्म विभूषण 2000 में प्राप्त हुआ है। उसी के साथ साथ जब उड़ीसी डांस विलुप्त होने की कगार पे पहुंचा तो केलूचरण महापात्र ही थे जिन्होंने उड़ीसी को पुनर्जीवित किया था। तो इनके बारे में ये जानकारी बहुत है, तो बस इतना आप लोग याद रखें कि केलूचरण महापात्र, उड़ीसा राज्य से इनका संबंध है और उड़ीसी डांस से इनका संबंध है। अब अगले एक प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे। इसमें बोल रहा है कि मोरेन शब्द का इनमें से क्या अर्थ होता है। देखिए जो मोरेन होता है उसका अर्थ होता है हिमनद द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री। आंसर इसका लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़िए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग्म नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम और वसा। कैल्शियम और वसा इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस देखे होंगे और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनको आप लोग ज़रूर याद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए।